उसके बाद हमें सिंथेसिस भी पढ़ना है। फैटी एसिड यानी वसा अम्ल, वसा अम्लों का अपघटन हमें पढ़ना है। उसके पश्चात वसा अम्लों का निर्माण भी हमें पढ़ना होगा। तो इसके निर्माण और अपघटन को हम पढ़ें उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये फैटी एसिड्स या वसा अम्ल क्या होते हैं। ये लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके अंतिम सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह होता है, मतलब COH, CH2N और CH3, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल ये देखते हैं, जैसे CH3, CH2, 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 देखिए अब ये एक फैटी एसिड हो गया है, उदाहरण से मैंने लिया, हालांकि लंबी श्रृंखला वाले होते हैं 16, 18, 20 कार्बन की, ये एक एग्जांपल लिया। टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अंतिम सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह और लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। अब इस श्रृंखला में यदि सारे बंध एकल बंध है तब तो ये कहलाएगा संतृप्त वसा अम्ल। लेकिन कहीं भी अगर इसमें डबल बॉन्ड आ गया, एक एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा यहाँ, तब ये कहलाएगा असंतृप्त वसा अम्ल। चलिए, ये तो केमिकली हमने इंट्रोडक्शन लिया कि वसा अम्ल क्या है। अब इनका अपघटन से पहले ये पढ़ें कि इनका अपघटन से क्या हो जाएगा, क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, वसीय अम्ल वसा का ही एक रूप है। एक तरह से ये एनर्जी के स्टोर हाउस है, और प्लांट्स में जो सीड है, जो अंकुरित होने वाले हैं, वो फैटी एसिड या वसा अम्ल के रूप में ही एनर्जी स्टोर करते हैं। एनिमल्स में भी जंतु जो है अपने वसा उत्तकों में इस वसीय अम्ल को संरक्षित करते हैं। ये एनर्जी स्टोर है ताकि जब भी इसकी आवश्यकता हो इसको तोड़ा जाए और एनर्जी निकाली जाए। इसके टूटने से दो महत्वपूर्ण कंपाउंड बनते हैं, FADH2 और NADH। और हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं FADH2 और NADH। तो एक तरह से स्टोर्ड एनर्जी को तोड़ करके वापस उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो वही है हमारा फैटी एसिड ब्रेकडाउन या वसा अम्लों का अपघटन। कहाँ होती है ये प्रक्रिया? प्रोकैरियोट्स में ये कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। जबकि यूकैरियोट में ये एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें होता है। वैसे एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, और प्लांट्स में ग्लाइओक्सिजोम और पराक्सिजोम का भी इसमें रोल होता है। तो चलिए, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा केमिकल फॉर्मूला से समझेंगे, आप ध्यान रखना। देखिए, किसी भी वसा अम्ल को तोड़ने के लिए पहले उसको एक्टिवेट करना जरूरी है। एक्टिवेट करने के बाद ही वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वहां उसका ब्रेकडाउन होगा। मान लो ये कोई फैटी एसिड है, RCOO, ठीक है, ये कोई फैटी एसिड है। तो सबसे पहले इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट होगा ये थायोएस्टर लिंक से। थायोएस्टर लिंक कैसे? कि ये दोनों जब मिलेंगे तो बन जाएगा RCOOSCOA। ये बन गया RCOSCOA। इसको कहते हैं एसाइल कोएंजाइम व्युत्पन्न। एसाइल कोएंजाइम व्युत्पन्न। तो सबसे पहले
ये जो है इसको कहते हैं एसाइल कोएंजाइम है, ये इससे जुड़ता है फैटी एसिड से, ये हमारा फैटी एसिड है, ये हमारा थायो एस्टर लिंक है, एसाइल कोएंजाइम ए, और ये बन गया एसाइल कोएंजाइम ए व्युत्पन्न, यानी एसाइल कोएंजाइम में फैटी एसिड जुड़ गया, अब ये एक्टिवेटेड हो गया, यानी कोई भी वसा अम्ल इस रूप में नहीं टूट सकता, उसके साथ में ये जुड़ना चाहिए, और ये जुड़ गया, इसीलिए इसको कहते हैं एसाइल कोएंजाइम व्युत्पन्न, मतलब उससे बना। तो ये पहली स्टेज है जिसको कहते हैं वसा अम्लों का सक्रिय, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। चलिए, अब ये काम तो हुआ साइटोप्लाज्म में, लेकिन वसा अम्लों का अपघटन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका जाना आवश्यक होता है। तो होता क्या है कि ये जो एसाइल कोएंजाइम ए है हमारा व्युत्पन्न, उसको ले जाना है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहां एक विशेष प्रोटीन होता है जिसका नाम है कार्निटाइन। कार्निटाइन प्रोटीन जो है एसाइल कोएंजाइम को कहां, माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाता है, हमारे एसाइल कोएंजाइम व्युत्पन्न। तो ये दूसरा स्टेप है कि वसी अम्लों का माइटोकॉन्ड्रिया में स्थानांतरण होना। और अब हमारी तीसरी स्टेप आएगी जो वास्तव में हमारा टॉपिक है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये टूटते कैसे हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। देखिए, हाँ, हमने यहां पर 4 कार्बन वाले एग्जांपल से देखा है। यहां पर हमने एक एसाइल कोएंजाइम ए व्युत्पन्न लिया है, केमिकल फॉर्मूला ये है, मुझे भी देखना पड़ता है, केमिकल फॉर्मूला याद नहीं रहते, आप इसकी प्रैक्टिस करना। मान लो ये कोई 4 कार्बन वाला 1 2 3 और 4 कार्बन वाला वसीय अम्ल है। अब ये टूटता कैसे है, इसके चरण क्या है, तो ये फैटी एसिड ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, हम अब पढ़ रहे हैं। चलिए, पहला चरण होता है ऑक्सीकरण, पहले स्टेप को कहते हैं ऑक्सीकरण। चलिए, ऑक्सीकरण में क्या होगा, देखिए C डबल बॉन्ड O HCOA C डबल बॉन्ड O CH, हाँ देखिए क्या हुआ ऑक्सीकरण में, डबल बॉन्ड का निर्माण हुआ, कौन से कार्बन के मध्य, दूसरे और तीसरे कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड का निर्माण हुआ। चलिए, अब दूसरी स्टेप को कहते हैं हाइड्रेशन, जलीकरण। तो जलीकरण में क्या होता है, आप देखना क्या परिवर्तन होगा, ये जो डबल बॉन्ड था उसके एक सिरे पर तो H और एक सिरे पर OH, ये जल का अणु जुड़ गया,
स्टेप है जलीकरण। यहां तक उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। चलिए, तो अभी तक हमने देखा था ये स्टेप आएगी जलीकरण का। अब तीसरे चरण में वापस क्या होगा, तीसरे चरण में वापस ऑक्सीकरण होगा। और उस ऑक्सीकरण में होगा ये कि ये जो तीसरा कार्बन है उस पे वापस ऑक्सीजन समूह आ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, जैसे COO SCOA COH। चलिए, ये स्टेप हो गई तीसरी, जिसको कहते हैं ऑक्सीकरण। अब अंतिम स्टेप जिसको कहते हैं थायोलाइसिस। थायोलाइसिस, अब इसमें क्या होगा, इसमें ये 4 कार्बन जो है वो टूट जाएंगे दो दो के समूह में। जैसे देखिए यहां पर बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O और उसके साथ जुड़ जाएगा SCOA प्लस, ये 2 कार्बन निकल गए। अब कौन से कार्बन बचे, ये बने, है ना। तो ये वापस वही एक बार सूत्र जो है CH2 C डबल बॉन्ड O SCOA। तो आप देख रहे हैं दोनों जगह SCO है, ये समूह दोनों जगह जुड़ता है। 2 कार्बन यहां टूटे, 2 कार्बन यहां टूटे, इसको कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A। एसिटाइल कोएंजाइम A, यानी चौथे चरण के बाद एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो अलग हो जाता है। और यहां पर जो भी बचा है, मान लो हम 4 कार्बन नहीं करके उसको R कर देते हैं, R श्रृंखला है मान लो कोई 16 17 18, तो अब क्या होगा, अब इंपॉर्टेंट बात है, अब समझना कि ये R श्रृंखला मतलब R का मतलब ये कार्बन श्रृंखला कितनी भी लंबी हो सकती है। एक चरण में 2 कार्बन यूनिट एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में अलग होती है। अब वापस आगे क्या होगा कि यही चरण वापस रिपीट होगा, कौन से, पहले चरण से। हमने पहले क्या पढ़ा था, ऑक्सीकरण, वो स्टेप वापस आएगी। फिर ये चलेगी, 2 एसिटाइल कोएंजाइम अलग होंगे, फिर वापस यही चरण चलेंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम अलग होंगे। इस तरह से 2-2 कार्बन के रूप में फैटी एसिड टूटता जाता है, जिसके दौरान NADH और FADH2 बनते हैं। यानी एग्जांपल लीजिए, मान लो 16 कार्बन का वसीय अम्ल है, तो कुल कितने 7 राउंड होंगे और 8 एसिटाइल कोएंजाइम के अणु बनेंगे। इस तरह से ये प्रक्रिया काम करती है, ठीक है। तो ये है वसीय अम्लों का अपघटन, ठीक है। अब हमें अगले चरण में जो पढ़ना है वो पढ़ना है इसका निर्माण। यहां पर ध्यान देना कि ये जो वसा अम्ल है R CH2 C डबल बॉन्ड O SCOA, इसमें हमने देखा था कि यहां पर पहले डबल बॉन्ड आता ऑक्सीकरण से, तो ये अल्फा ये बीटा, इसको बीटा बॉन्ड कहते हैं। और क्योंकि इस बीटा बॉन्ड का ऑक्सीकरण होता है, इसीलिए वसा अम्ल के
अपघटन को बीटा ऑक्सीकरण भी कहते हैं। इसको बीटा ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ वसीय अम्लों का अपघटन। और आगे हम अब पढ़ेंगे कि वसीय अम्लों का निर्माण कैसे होता है। एक और बात, अगर ये केमिकल फॉर्मूला आपको याद नहीं रहे तो मैं उन केमिकल के नाम क्या है चरण के रूप में बता देता हूं। जैसे मान लो ये लिखा मैंने बीटा ऑक्सीकरण, ये शॉर्ट तरीके बता रहा हूं बिना केमिकल फॉर्मूला के, है ना। पहला चरण क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इससे जो रसायन बनेगा उसका नाम है ट्रांस डेल्टा 2 इनोइल कोएंजाइम ए। चलिए दूसरा चरण, इसको कहते हैं हाइड्रेशन। जल्दी करो, इससे क्या बनेगा, L3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। चलिए तीसरा चरण, वापस ऑक्सीडेशन। इससे क्या बनेगा, 3 कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। और फिर अंतिम चरण थायोलाइसिस। इससे क्या बन जाएगा, एक तो बना हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए और दूसरा हमारा है फैटी एसिड, जो बचा वो फैटी एसिड चेन। अब क्या होगा, 2 कार्बन हट गए, अब वापस ये चरण आ जाए। कौन सा, ये वाला, है ना। ये बीटा ऑक्सीडेशन का हेडिंग लिखना, पहले जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, हमने पढ़ा था एसाइल कोएंजाइम ए व्युत्पन्न, डेरिवेटिव जिसको कहते हैं, यहां से शुरुआत होती है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। ये पूरी प्रक्रिया बीटा ऑक्सीडेशन कहलाती है। पहला चरण ऑक्सीडेशन, दूसरा हाइड्रेशन, तीसरा ऑक्सीडेशन, चौथा थायोलाइसिस। ठीक है, तो अब सिंथेसिस हम अगले चरण में